स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी CSE 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 539 हासिल करने वाले रजत बीटन जी। वेलकम रजत टू स्टडी IQ और बहुत ढेर सारी बधाई। Thank you. Thanks a lot, ma'am. Thank you. रजत के बारे में बता दो तो he is one of the youngest candidate to clear the prestigious examination of UPSC CSE 2021. He is just 23. उन्होंने SRCC से अपनी graduation complete की है और फिर तब से ही for a year he prepared for this examination और पहले ही attempt में he cleared it and he is now on to his journey to become an IAS officer. So रजत, कैसी feeling है पहले ही attempt में इतनी young age में you cleared the examination? क्या कह सकते हैं strategy काम कर गई? Your understanding for UPSC was all right? Yeah, बिल्कुल। I think strategy का काम करना बहुत बड़ा part play करता है, and definitely I was very happy to see my name in the PDF, and right now the feeling is still sinking in because as you mentioned, the journey was quite short, and I was fortunate enough to clear it in my first attempt, but happy and relieved at the same time. So रजत, ये कहते हैं ना यूपीएससी का सपना वो कब कल्मिनेट आपके अंदर हुआ? वैसे तो शुरू से ही था, मतलब पहले तो सुना था डीसी ही सुना था, ना तो यूपीएससी सुना था ना ही आईएएस सुना था, सिर्फ यही सुना था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी बनना है, डीसी बनना है। फिर ग्रेजुअली व्हेन आई ग्रू अप तो पता चला क्या प्रोसेस है, यूपीएससी क्या है, आईएएस क्या है, सो द इंटरेस्ट स्टार्टेड डेवलपिंग। So after the college, I thought that I should I went into the preparation right away because ये था कि अपने आप पे confidence था, अपनी self study पे confidence था. So I thought कि first attempt में ही try करना चाहिए after graduation, and fortunately clear हो पाया. तो रजत, क्या कॉलेज से preparation शुरू हो गई थी? Actually preparation कब शुरू हुई? कॉलेज के last year में I started reading some books. बट उसको मैं प्रेपरेशन नहीं बोलूंगा क्योंकि आई वॉज कम्प्लीटली डायरेक्शनलेस। तो मैंने बुक्स पढ़ी थी, मतलब ना तो मुझे सिलेबस पता था और ना ही मुझे कोई गाइडेंस अवेलेबल थी। सो आई कैन नॉट कॉल दैट अ प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन तो 2021 इन जैन आई स्टार्टेड कम्प्लीटली फ्रेश। पर मैंने कोई कोचिंग इसके लिए नहीं ज्वाइन करी, घर से ही पढ़ा था पूरा टाइम, अपनी सेल्फ स्टडी पे ही फोकस किया। तो या कॉलेज के बाद ही मेनली स्टार्ट करी प्रिपरेशन। तो यानी कि कह सकते हैं कि द फ्रेश ग्रेजुएट्स जिनको यूपीएससी सीएसई का सपना है बट तैयारी बहुत ज्यादा शुरू कॉलेज में नहीं की है, एग्जामिनेशन को अच्छे से समझ के अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के वो क्लियर कर सकते हैं अगर एक साल में स्ट्रैटेजी राइट है। तो रजत, एग्जामिनेशन के लिए जो आपकी स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी? एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रेटेजी तो फर्स्टली आई, ऑल्दो जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने बुक्स स्टार्ट कर दी थी, बट इवन आफ्टर स्टडिंग फॉर 2 to 3 months आई वाज कंप्लीटली डायरेक्शनलेस। तो मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या मैं कोई आंसर नहीं कर पा रहा था क्वेश्चन को। तो फिर मैंने 2-3 महीने का गैप लिया, अच्छे से एनालाइज किया पेपर को, सिलेबस को, प्रीवियस ईयर कैंडिडेट्स के वीडियोस देखने शुरू करे। तो उसमें मुझे 2 to 3 months मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, सिर्फ एग्जाम को एनालाइज किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज किए, एग्जाम की डिमांड को एनालाइज किया, अपने ऑप्शनल पे सोचा क्योंकि आई वाज अ कॉमर्स ग्रेजुएट, तो बट माय ऑप्शनल वाज सोशियोलॉजी। सो मैंने डिसाइड ये सब चीजें उस टाइम पे डिसाइड करी कि कैसे आगे फॉलो करना है एग्जाम को। तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन जनवरी 2021। तो तब मेरे पास कुछ खास टाइम था नहीं क्योंकि प्री वाज इनिशियली स्केड्यूल्ड इन जून। तो मैंने सोचा कि अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ और अगर टाइम मिला प्री का पढ़ने का तो थोड़ा बहुत पढ़ के चला जाऊंगा। बट फॉर्चुनेटली द प्री गॉट डिलेड, तो प्री अक्टूबर में शिफ्ट हो गया। तो आई गॉट टाइम टू स्टडी फॉर प्री एंड मेंस, सो दैट वाज आई थिंक द स्ट्रेटेजी। तो रजत, जो दो महीने का समय आपने अपने लिए निकाला था कि यूपीएससी को समझेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, तो आई थिंक वो जो पूरा प्रोसेस है एनालिसिस का, सिलेबस को समझने का, अगर वो थोड़ा सा बता सके कि हाउ एन एस्पिरेंट मस्ट अप्रोच ईदर द सिलेबस और द पीवाईक्यूज। जी, पहले तो आई फोकस्ड ऑन मेंस
तो मेंस में जो सिलेबस है इट इज कम्प्लीटली लाइक इट इज वेरी डिफाइंड, और उसमें कुछ ऐसा वेग नहीं है। प्री में तो इतना कुछ डिफाइंड नहीं होता सिलेबस, बट मेंस में फॉर्चुनेटली ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज डिटेल्ड। सो उस ईच एंड एवरी पॉइंट को प्रिपेयर करना जरूरी था रादर देन बुक्स पढ़ना। क्योंकि पहले मैं बुक्स पढ़ रहा था, बुक्स मुझे ये था कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ो तो उससे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट देन आई थॉट कि एक ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द मेंस सिलेबस उस पे मुझे प्रिपेयर करना है। कोई भी सोर्स हो, फिर चाहे वो बुक हो या प्रीवियस ईयर कैंडिडेट्स के नोट्स हो या फिर ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस हो, बस मुझे उस पे स्टिक करना है, उस पॉइंट्स पे। तो फिर ऐसे मैंने स्टार्ट करी प्रेपरेशन। और मेरी प्रेपरेशन काफी फायर फाइटिंग अप्रोच में मैं बोलूंगा मैंने करी, क्योंकि मेरे पास टाइम काफी कम था जब मैंने दोबारा से फ्रेशली स्टार्ट करी प्रेपरेशन। तो मैंने रादर देन गोइंग फॉर अ कंसोलिडेटेड वे, क्योंकि हम सोचते हैं कि कंप्लीटली पढ़ेंगे, पूरी बुक को पढ़ेंगे फिर नोट्स बनाएंगे, तो फिर मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सिलेबस पे रिसर्च करा, फिर उस पे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने नोट्स डाले हुए हैं ऑनलाइन, तो वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। वैसे भी काफी वेबसाइट्स हैं जहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द मेन सिलेबस पे मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। और ऑप्शनल में सोशियोलॉजी में मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। मैंने कंप्लीटली तुषार अंशु शर्मा सर के नोट्स, आईएफएस, ही इज एन आईएफएस ऑफिसर, वो 2014 बैच के, उन्होंने अपने नोट्स डाले हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इस अटेम्प्ट में तो सिर्फ इन्हीं पे फोकस करूंगा, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट में देखेंगे। सो इट वाज लाइक अ फायर फाइटिंग अप्रोच। तो काफी शॉर्टकट्स मैंने यूज करे, बट आई वाज स्टिकिंग टू द सिलेबस। ये मैंने इंश्योर करा कि बार बार आई वाज रिटर्निंग टू द सिलेबस एंड चेकिंग माई सेल्फ के कहीं वियर ऑफ ना कर जाऊं कोर्स से। एंड देन प्री का फिर मैंने डिसाइड करा, क्योंकि बिफोर प्री देयर वर आई थिंक 2 to 3 months अवेलेबल फॉर मी। तो उस टाइम पे मैंने फिर अगेन टेस्ट सीरीज ही है प्री का सोल्यूशन। प्री में आप पढ़ सकते हो, कितना भी पढ़ सकते हो, बट उसका, क्योंकि ना तो उसका कोई डिफाइंड सिलेबस है पॉइंट बाय पॉइंट, और एज इट इज सेड कि कुछ भी आ सकता है उसमें, तो उसमें टेस्ट सीरीज पे फोकस करा बिल्कुल। आई गेव अबाउट 60 to 70 टेस्ट। तो उससे आपको एनालिसिस हो जाता है कि कितनी मेरे को स्कोर चाहिए प्री में टू क्लियर, एंड कितने क्वेश्चंस पे मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो प्री का मैंने उस तरह प्रिपेयर किया था। तो रजत, अगर कोई भी स्टूडेंट फ्रेश शुरुआत कर रहा है तो वो बुक्स और अलग अलग रिसोर्सेज पे ना जाएं, वो सिलेबस देखें मेंस का, और हर जी सिलेबस के हर टॉपिक्स का वो नोट्स बना लें। जी, या तो खुद के नोट्स बनाओ अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो काफी सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो मतलब हर किसी चीज को आपको उसको सिलेबस में फिट करना है। अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो भी आपको अपने दिमाग में सिलेबस लेके आना है। सिलेबस को अच्छी तरह से याद करें, उसको कंप्लीटली फिट कर लें एज अ फिल्टर इन द ब्रेन, ताकि कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर या कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली आप उसको दिमाग में फिट कर सकते हैं कि ये सिलेबस में कहाँ जाके फिट हो सकता है। तो आई थिंक सिलेबस इज दी होली ग्रेल, और वही है, उसके अलावा तो फिर नहीं हो सकता। रजत, सारे टॉपिक्स का अगर वो एक बार स्टैटिक नोट्स बना ले रहे हैं, उसके बाद फिर जो करंट अफेयर्स है उसको कैसे सब्सटैंशिएट करें, कैसे, अभी आपने भी मेंशन किया कि न्यूज़पेपर पढ़े तो आप सिलेबस में फिट इन करें, फिट इन करके जी, कितने डेप्थ तक उस न्यूज पीस या फिर जो भी इशू है उसकी अंडरस्टैंडिंग उन्हें होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग तो आई थिंक न्यूज़पेपर एडिटोरियल से मिल सकती है, बट न्यूज़पेपर में मेनली यू शुड फोकस ऑन द फैक्ट्स। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि इट वुड एनहांस द वैल्यू ऑफ योर आंसर्स, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। बट एज सच न्यूज़पेपर में मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाए। न्यूज़पेपर सिर्फ एक ग्लांस थ्रू होता है, टच टू द रियलिटी के वर्ल्ड में क्या चल रहा है। क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स किसी भी मंथली मैगजीन से फॉलो करते हैं तो कुछ उसमें आ जाता है, कंप्लीटली इशू कवर हो जाता है, इन डेप्थ एनालिसिस, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, या कोई भी रीजन है। तो न्यूज़पेपर सिर्फ आपको एक टच में रखता है, और आपको कोई फैक्ट्स अगर हैं तो वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। सो यू मीन टू से कि अगर कोई भी important न्यूज पीस है तो इट्स नॉट वेरी मैंडेटरी टू रीड द न्यूज़पेपर, rather than you can substantiate it easily with the current affairs magazine. या या क्योंकि करंट अफेयर मैगजीन जो है मंथली, वो उसी से निकल के आते हैं, अलग अलग मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से। अगर न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएंगे तो आई थिंक काफी टाइम चला जाता है उसमें।
इनिशियली मैं भी कोशिश कर रहा था न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की, तो इट वाज टेकिंग, मतलब अगर आपको मंथली अवेलेबल है ऑलरेडी रिफाइंड पूरा टॉपिक इन डेप्थ एनालिसिस, तो आई डोंट थिंक देयर इज नीड टू मेक नोट्स। आप जस्ट अगर आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्ट या न्यूज़ दिख रही है जिसको आपको लग रहा है अगेन जो आप सिलेबस में कहीं फिट कर सकते हैं टू एनहांस योर वैल्यू, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अदरवाइज द इन डेप्थ एनालिसिस तो जरूरत नहीं है, वो मंथली मैगजीन से हो जाता है। सो मंथली मैगजीन को और नोट्स को किस तरीके से एक रेजोनेंस या फिर उसको एक तरह सामंजस्य बनाना है कि यहाँ पे ये टॉपिक्स हमने पढ़ा है और मंथली मैगजीन में इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। जी जी, मंथली मैगजीन से ही आई थिंक मैंने काफी कुछ कवर, आई वाज एबल टू कवर सिलेबस, क्योंकि काफी जनरल टॉपिक्स जो होते हैं सिलेबस में दैट आर नॉट अवेलेबल इन दी बुक्स, और न्यूज़पेपर में भी वो आप नहीं कवर कर सकते, क्योंकि आपको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चाहिए मटेरियल। तो वो आई थिंक जो प्रॉपर एग्जाम के अकॉर्डिंग जो मैगजीन्स आती हैं तो वहां से वो हो सकता है। और कोई भी न्यूज पीस है, अगर आप आपने बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर को रेफर किया या फिर नहीं? मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ता था, बट विद इन एन हाफ एन आवर ये मेरा फिक्स था कि हाफ एन आवर ही देना है डेली न्यूज़पेपर को, तो उसमें आई यूज टू कंप्लीट माय न्यूज़पेपर रीडिंग। हाँ, मेंस के बाद फॉर द इंटरव्यू आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर कॉम्प्रिहेंसिवली, तो उसके लिए मैंने 3 न्यूज़पेपर पढ़े थे आफ्टर मेंस। मेंस तक तो आई मेड आई मतलब मैंने फिक्स रखा हुआ था कि सिर्फ आधा घंटा ही देना है डेली न्यूज़पेपर को। सर रजत, जैसे हम अभी इवॉल्विंग ट्रेंड देख रहे हैं प्रीलिम्स का, तो उसमें अगर कोई भी एक न्यूज पीस है तो उसके बहुत ज्यादा स्टैटिक पोर्शन आपको प्रीलिम्स में मिल जाते हैं, तो उस न्यूज के जी कितने इन डेप्थ आपको जाना है ताकि आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकें? और जो प्रीलिम्स की आजकल डिमांड बढ़ गई है, चेंजिंग डिमांड या इवोल्यूशनरी डिमांड है, उसको कैसे टैकल करें? आई थिंक ये मेरी अप्रोच हो सकती है अलग हो, बट मैं ये सोचता हूँ कि प्रिलिमिनरी की एग्जामिनेशन की जो उनकी अप्रोच है वो चेंज हो सकती है, बट बेसिक्स जो हैं वही सेम ही रहेंगे। अगर आपका स्टैटिक बेस एनसीईआरटीज और बुक्स के साथ आपने कवर किया है अच्छी तरह से, तो करंट अफेयर क्वेश्चन अगर आपको मतलब अगर आपने नहीं भी अच्छी तरह से कोई एनालाइज कर पाए या नहीं पढ़ पाए, तो भी आप प्री में उसको आंसर कर पाएंगे अगर आपके बेसिक्स कवर हैं स्टैटिक से। सो आई डोंट थिंक कि वी शुड लाइक completely change our approach because preliminary exam थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। the basics should remain the same। हाँ, करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, हो सकता है अब न्यूज़पेपर से भी ज्यादा आई थिंक फोकस होना चाहिए, क्योंकि दिस टाइम आल्सो सम क्वेश्चंस लाइक फॉर आरोग्य सेतु, तो वो काफी करंट ओरिएंटेड हो गए हैं, बट बेसिक्स आपको स्टैटिक्स कवर होगा तभी आप करंट अफेयर भी अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक्स अपने क्लियर कर रहे हैं, तो कितने टाइम में अपने वो बेसिक या स्टैटिक बुक्स कवर कर सकते हैं? आपने कैसे किया था? हाँ, मैंने जैसे अगेन मैं बोलूंगा, जैसे मैंने काफी फायर फाइटिंग अप्रोच में पढ़ा था, तो वो आपको नेसेसरी नहीं है वैसे पढ़ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इन्वायरमेंट मुझे पढ़ना है, ठीक है, तो उसकी बुक आती है शंकर आईएएस, और अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज तो इजीली कवर हो जाती हैं, तो उसके लिए जैसे शंकर आईएएस बुक है, तो उस बुक वो काफी इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड काफी डिटेल्ड है वो बुक। तो मैंने सोचा अब इसको कैसे पढ़ा जाए कम से कम टाइम में। सो आई वेंट थ्रू यूट्यूब चैनल, तो उन्होंने चैप्टर्स बता रखे हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है शंकर आईएएस से, तो मैंने वही वही पढ़े। तो आपको अपनी जो यूनिक आपकी जर्नी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन गो फॉर कंप्लीट रीडिंग ऑफ द बुक। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, आप रिसोर्सेज कुछ और यूज कर सकते हैं। अगर कोई नोट्स उस बुक के अवेलेबल हैं शॉर्ट में तो वो यूज कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट अगर उसमें कुछ है तो वो पढ़ सकते हैं। सो आई थिंक इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। एंड फॉर पॉलिटी, ज्योग्राफी, क्योंकि हमेशा ऐसे पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के लिए काफी वेरिड सोर्सेज भी रिकमेंड करते हैं। पॉलिटी के लिए पीपल आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद लक्ष्मीकांत मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आप डी बसु या फिर सुभाष कश्यप भी पढ़ लें। हमेशा एक फैक्टर रहता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। तो व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर दीज सब्जेक्ट्स? जी, पॉलिटी में मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि अभी लक्ष्मीकांत से भी क्वेश्चंस नहीं हारे, तो उसकी लक्ष्मीकांत की भी वैल्यू
डाउन होती जा रही है, बट मैं फिर वही बोलूंगा कि अगर हम बार बार अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहेंगे कि और बुक्स पढ़ लूं और बुक्स पढ़ लूं, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी रिविजन्स नहीं हो पाएंगी, फिर आप ना तो उसको रिटेन कर पाएंगे और ना ही आप फिर कॉन्फिडेंट होंगे इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो आप बेसिक्स पे स्टिक करें, आप लक्ष्मीकांत पढ़े, एनसीईआरटीज पढ़े, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो आपने बेसिक्स पढ़े होंगे उनके बेसिस पे आप वो क्वेश्चंस हैंडल कर पाओगे कॉन्फिडेंटली जो आपने नहीं पढ़े। ये मुझे लगता है कि कंप्लीटली पॉसिबल है कि अगर आपने वो डीडी बासु या कोई और एक्स्ट्रा बुक नहीं भी पढ़ी, बट आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी पढ़ के, तो वो क्वेश्चंस आप हैंडल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की। अगर कुछ और पॉइंट्स आप ऐड करना चाहें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, प्रीलिम्स पे मैं यही बोलूंगा कि रादर देन फोकसिंग, ऑल्दो मटेरियल इज एसेंशियल, बट उसको आपको अपने टेस्ट में एनालाइज करना है कि क्या मेरी एक्यूरेसी है, कि कितने परसेंट क्वेश्चन मैं सही कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, जब मैंने टेस्ट स्टार्ट किया तो मैंने 3 पार्ट्स में आई यूज टू डिवाइड माई क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यूज टू बी द क्वेश्चंस दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, एंड सेकंड पार्ट था उसमें जिसमें मुझे 2 ऑप्शंस आते हैं, और थर्ड वाज जिसमें बिल्कुल आई वाज नॉट अवेयर, उसमें मैं गैस लेता था। तो उन तीनों के मैं देखता था कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं मैंने तीनों पार्ट्स में, और फिर उन तीनों पार्ट्स में मैं देखता था क्या मेरी कितनी परसेंट एक्यूरेसी आ रही है। तो उसके बेसिस पे फिर मैंने अपना कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन निकाला कि कितने क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं। तो फिर मैंने देखा कि जब मैं 75 to 80 क्वेश्चंस आई वाज अटेम्प्टिंग, तो तब मेरा स्कोर जो है वो पीक पे है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, 75 to 80 क्वेश्चंस ही मैं डिपेंड वो करूंगा उन पे, और जो थर्ड टाइप कैटेगरी के क्वेश्चंस है जैसे मैंने आपको बताया जिनके बारे में मुझे कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, तो उनमें अगेन मैंने रिवाइज किया कि क्यों मैं ये क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहा। तो अपने आप को एनालाइज करें, उनके क्वेश्चंस को एनालाइज करें जो आपने अपनी कैटेगरीज बनाई हैं, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करें कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें मैं एजुकेटेड गेस ले पा रहा हूँ सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, या फिर जिसमें मैं बिल्कुल तुक्का मार रहा हूँ मेरे वो भी सही हो रहे हैं तो फिर मुझे वो भी अटेम्प्ट करने हैं। तो ये अगेन आपको टेस्ट जब आप देंगे तो आपको एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा। सो गिव अबाउट 60 to 70 टेस्ट, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कितने क्वेश्चंस आपके लिए सही हैं। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की। मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही आपने बताया कि काफी कम समय था एंड यू हैड ऑप्टेड अ फायर फाइटिंग अप्रोच। जी जी, तो मेंस का मैं यही बोलूंगा, जैसे हमने बात करी कि जो मेंस के सिलेबस में पॉइंट्स हैं उनको अच्छी तरह से कवर करें, उनके ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एनालाइज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिट इन करके देखें कि वो सिलेबस में कहाँ से फिट हो रहे हैं, तो फिर उसके बेसिस पे यू कैन प्रिडिक्ट द क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जो न्यूज़पेपर होता है वो इट कीप्स यू टच विद रियलिटी, तो फिर वहां पे आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जियोफिजिकल जैसे एक पोर्शन है मेंस में, जियोग्राफी में जियोफिजिकल जो इन्वायरमेंट है उस पे अगर आपको पता है कि वॉल्केनोज न्यूज में आ रहे हैं, और पिछली बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है फिजिकल उस पे, तो इस बार हाँ वॉल्केनो भी फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है तो उस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे आई थिंक इट वुड बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कि अगर आप करंट को यूज कर रहे हैं बट करंट को एज अ रिसोर्स यूज नहीं कर रहे, करंट को आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये क्या आ सकता है, फिर उसको आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उसमें पढ़ रहे हैं। Rajat, some more points related to means you would like to add कि जैसे जो notes हमने बना लिया है, अब जब question आ रहे हैं तो उसको कैसे tackle करने, क्योंकि notes हमारे पास ready है अलग अलग topics के। Questions भी जी जो more or less they are from the topic itself, जी जी involving the current issues or something. तो कैसे वहां पे नोट्स जो बनाए हैं उसको रिफ्लेक्ट करें और जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से उसको रिफ्लेक्ट करें। ये तो आई थिंक आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही आ सकता है, क्योंकि नोट्स अगर आपने उसको सिर्फ एक पेज का भी बना लिया तो भी आप उससे आंसर लिखने में डिफिकल्टी फेस करेंगे अगर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज आई थिंक यूज यू शुड यूज इट मोर इफेक्टिवली। तो मैंने प्री के बाद ज्यादा फोकस किया टेस्ट सीरीज पे। तो
फिर जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे, जैसे आपके साथ बात हुई कि वो पॉइंट्स पे आप नोट्स बना लीजिए या फिर अवेलेबल करवा लीजिए, तो फिर आप उन नोट्स को पढ़ें और आंसर्स लिखें, क्योंकि तब तक आपकी कंसोलिडेटेड एक बार तो प्रेपरेशन हो ही चुकी है, तो फिर आप आंसर्स भी लिख सकते हैं। तो फिर आप आंसर्स लिखें और तो उसको फिर एनालाइज करवाएं, फीडबैक लें, तो ग्रेजुअली आपको फिर आंसर लिखने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, अगर आपके पास ज्यादा नोट्स हैं तो भी। यू आर आई थिंक नॉट ऑडिबल। काफी काफी वैल्यूएबल एडवाइस ये सभी के लिए है। 1 साल का समय था, टेस्ट सीरीज कब से शुरू किया, और ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनके पास 1 साल का टाइमलाइन है, कब से टेस्ट सीरीज देना है, चाहे वो प्रीलिम्स की हो जाए या चाहे वो मेंस की हो जाए? अगर आपके पास पूरा कंप्लीट ईयर है, तो जो टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल ऑलरेडी, इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उनका कुछ शेड्यूल होता है, तो उसको आप कंप्लीटली फॉलो करें। बट मेरे केस में मेरे पास, क्योंकि मैंने जैन 2021 में दोबारा से फ्रेशली स्टार्ट किया था और अक्टूबर में प्री था, तो मैंने वो शेड्यूल फॉलो नहीं करा। मैंने पहले अपना रिविजन्स करी, मल्टीपल रिविजन्स करी, और प्री के बाद मैंने ज्यादा टेस्ट सीरीज पे फोकस करा। तो अगर आपके पास कंप्लीटली होल ईयर है, तो फिर तो आप एज पर शेड्यूल दे सकते हैं टेस्ट, एज ग्रेजुअली आपकी जैसे प्रेपरेशन हो रही है उस अकॉर्डिंग आप टेस्ट देते जाओ। बट अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप एक बार अपना टॉपिक पढ़िए, मल्टीपल रिविजन्स करिए, फिर उसके बाद ऑल्सो यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज। जैसे प्री के पहले मैंने 3 महीने कंप्लीटली प्री को दिए थे, तो आई यूज टू गिव 1 टेस्ट एवरी डे, तो वो भी मैंने प्री के बिल्कुल पास जाके ही किया था। और मेंस की टेस्ट सीरीज ऑल्सो मैंने प्री और मेंस के बीच में ही ज्यादा फोकस किया था। Rajat, how study IQ has been part of your journey? हाँ, जैसे मैंने बोला कि जैसे हमने बात की कि करंट अफेयर्स आर नाउ बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, वेदर इट इज प्री, मेंस और इंटरव्यू में तो है ही। तो डेफिनेटली जैसे स्टडी आईक्यू चैनल है, तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आपको प्रोवाइड कर देता है टॉपिक पे। तो अगेन आप वो एक एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। आपको अगर कोई टॉपिक के बारे में आपको अपने नोट्स बनाने हैं और यू डू नॉट वांट टू गो थ्रू एनी बुक, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने स्टडी आईक्यू की हेल्प मेंस के बाद ज्यादा ली, क्योंकि इंटरव्यू के लिए तो करंट अफेयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन द करंट अफेयर्स। तो उसके लिए मैंने स्टडी आईक्यू की जो वीडियोस हैं, किसी टॉपिक का एनालिसिस है, कंप्लीटली अवेलेबल होता है यूट्यूब पे, तो आई यूज टू फॉलो दैट। रजत, हम सेशन के एंड में है, कुछ फाइनल टिप्स, सजेशंस स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी कॉलेज से फ्रेशली ग्रेजुएट हैं एंड दे एस्पायर टू गिव यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। जी, मैं बस यही बोलूंगा कि एग्जाम को पहले अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि कुछ भी आ सकता है, एवरीथिंग अंडर द सन इज आस्क्ड। तो ये कंप्लीटली एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। रादर देन फोकसिंग ऑन द बुक्स कि मैं मल्टीपल बुक्स पढूं, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करूं, उस पर आप बिल्कुल उस पर ध्यान मत दीजिए। आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए। अपना ऑप्शनल डिसाइड करिए कि एज पर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कि क्या मुझे जो ग्रेजुएशन में मैंने सब्जेक्ट करे हैं वो ठीक रहेगा ऑप्शनल। तो ये सब डिसीजंस में अगर आपका टाइम जा भी रहा है तो इट्स ओके। तो ये सब डिसीजंस लेके फिर आप अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच रजत फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। बहुत ही इनरिचिंग सेशन था, और आपने जैसे कहा कि मेरी फायर फाइटिंग अप्रोच थी, आई थिंक आपकी फायर फाइटिंग अप्रोच बहुत सारे लोगों के काम आए, एंड दे ऑल्सो गेट कि थोड़े 1 साल के समय में कैसे अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज करना है, एग्जामिनेशन को समझना है, और एग्जामिनेशन में जो समझा, जो पढ़ा, उसको प्रॉपरली रिफ्लेक्ट भी करना है। थैंक यू रजत, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।